हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हिंट ऑफ यूनिट 5 जिसमें पॉलिसी ऑफ एरिस्टोटल कि उसने जो क्यों पॉलिसी उसको बताई गई थी, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो ये एरिस्टोटल का क्वेश्चन था जिसका उसने आंसर भी फाइंड किया था। बट वाई नीड एक्सटर्नल फोर्स टू रिमेन्स कंटिन्यू इन मोशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट, वो प्रूव नहीं कर पाया था। ओके, तो उसका आंसर किसने दिया था? तो गैलीलियो ने आंसर दिया था। अब गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्लियर? और एक्सटर्नल फोर्स क्यों चाहिए? तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स वर्क करता है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। क्लियर? तो ये किसने क्लियरिफाई किया? गैलीलियो ने। और उस पे से उसने एक लॉ दिया था जिसको हम इनर्शिया बोल चुके हैं और उसके बारे में हम सीख भी चुके हैं। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने में कोई चेंज नहीं चाहता जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। क्लियर? तो ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया का जो लॉ है वो उस समय में न्यूटन्स नाम का जो साइंटिस्ट है उसको एक सपोर्ट मिल गया उसको ये लॉ के हिसाब से। दिस इज द सपोर्ट पॉइंट। द inertia is the support point of the law of motion for Newton. ओके, तो न्यूटन के लिए सपोर्ट पॉइंट बन गया और वो सपोर्ट पॉइंट के हिसाब से इनर्शिया के हिसाब से न्यूटन्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, 3, जिसमें से हम फर्स्ट आज देख रहे हैं। तो वो जो है फर्स्ट जो लॉ है विच इज द सपोर्ट पॉइंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। First law of motion. Okay, so first law of motion, पहले हम law लिख लेते हैं। This law is IMP for 1 marks. Okay, so ध्यान से देखो, if a net external force is 0 is on body. If a net external force on a body is 0, its acceleration is 0. Its acceleration is 0. If a net external force on a body is 0, its acceleration is also 0. Acceleration can be non-zero. Acceleration can be non-zero only if acceleration can be non-zero only if the net external force on the body if a net external force on a body is 0, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। और एक्सेलरेशन हमें कब मिल सकता है? तो जो कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स। ओके, सो दिस इज द IMP फॉर 1 मार्क्स। अब ये जो है, ये लॉ जो है, तो उसके लिए इनर्शिया जो है वो सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इनर्शिया के रिलेटेड कुछ एग्जांपल है वो हम देखते हैं यहाँ पे।
हमने शुरुआत से लेके एक ही अभी तक फोर्स का डिस्कशन किया है, हिंट से लेके, विच इज एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अभी देखो तो ऐसा तो कितने सारे फोर्स हाँ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम आसपास देखते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर आप छोड़ दो हवा में तो वो कहाँ पे जाएगी, नीचे ही जाएगी। व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये तो हम सबको पता है। दूसरा हमने डिस्कशन किया एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों है हमारे पास, इसके बारे में हम सीख चुके हैं कि जिसकी हेल्प से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रह सकता है, ठीक है, स्टडी रह सकता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बुक है आपके पास, बुक है जो फॉर एग्जांपल वो बेंच की प्लेट पे रखा है, बेंच पे रखा है, वो बुक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक बेंच है जिसपे हमने बुक रख दी है ये, ठीक है। अभी क्या है कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस पे। और तो क्या होगा कि नीचे से सिर्फ इसको इफेक्ट करेगा, क्या नीचे ही कौन सा फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो बुक है वो स्टैडी है। स्टैडी क्यों है, तो ये इसको नीचे से कौन इफेक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा है, कुछ रखा है, ये बुक है, मान लो ये सरफेस ऑफ टेबल है जिसपे हमने बुक रखी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट से वो नीचे क्यों नहीं चला जाता, वो वहीं पे क्यों स्टेबल है, वहीं पे क्यों स्टडी है, ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा कोई दूसरा फोर्स इस पे इफेक्ट करता है कि जिसकी वजह से वो एज इट इज कंडीशन में रहता है। ओके, तो ये न्यूटन ने प्रूव किया कि क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो दो फोर्स यहाँ पे इफेक्टेड है, एक तो नीचे की ओर से ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लग रहा है यहाँ पे, ये टेबल पे, बुक पे। दूसरा कि बुक की जो सरफेस है, सरफेस ऑफ बुक्स एंड सरफेस ऑफ टेबल, दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, विच इज दिस इज द सरफेस ऑफ बुक एंड दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल। Between this surface there is a effect of frictional force, वो हम सीख चुके हैं। Here the surface between table and books there are affected a frictional force, कि जिसकी वजह से ये स्टडी रहा है वहां पे, एज इट इज रहा है, because net external force will be 0. Here is net external force is 0. Then what happen? अगर ऐसा है, surface of hand and surface of this marker, ये ऐसा रखा है, तो इन दोनों के बीच में हमें फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन नीचे से इसको क्या इफेक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ये ऐसी कंडीशन में नीचे नहीं चला जा सकता, क्योंकि नीचे से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ये एज इट इज कंडीशन में क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ये ऊपर भी नहीं जाता, ये नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाय, तो न्यूटन ने बोला कि अगर इसको एक डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अपोजिट भी उतनी ही इफेक्ट वाला कोई दूसरा फोर्स इफेक्ट करता होगा। उसके अपोजिट, यानी कि ये बुक है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स इफेक्ट करता है, वो है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जिसको कैपिटल एन से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो नीचे की ओर, सिंपल है, ये तो पता ही है कि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी अपोजिट साइड में उतने ही इफेक्ट वाला नॉर्मल फोर्स इफेक्ट करता है। ओके, तो यानी कि कैसा हुआ, तो ये ऐसा हो गया,
ठीक है, अपोजिट यानी दोनों फोर्स की इफेक्ट क्या हुई, जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की इफेक्ट एक जैसी रहेगी, सेम रहेगी, तभी यहाँ पे उसको जो फोर्स मिल रहा है वो उसकी इफेक्ट जीरो रहेगी, तभी कोई भी चीज अपनी जगह पे स्टेडी रह सकती है। और दुनिया में हम देखें तो सारे ऑब्जेक्ट पे इसी टाइप का फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, बैठे हैं या कोई भी चीज रखी है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, द सरफेस ऑफ, अगर हम देख ले तो सरफेस ऑफ सॉइल, यहाँ पे हमारी जो भी जमीन होगी, ठीक है, और हमारे पैर की जो सरफेस है, दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन तो कॉमन हुआ कि जिसकी वजह से हम स्टडी है, ठीक है, लेकिन नीचे से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तो ऊपर से भी हमें क्या इफेक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, तभी हम नीचे नहीं चले जाते, हम एज इट इज कंडीशन में रह सकते हैं। क्लियर? तो ये न्यूटन ने फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के अलावा अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और ये जो देखो, ये फर्स्ट लॉ जो है डिपेंड ऑन इनर्शिया विच इज द सपोर्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है, वो हम यहाँ पे देखते हैं सिर्फ डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये कोई कभी ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है कि अगर हम कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो सपोज ऐसे कोई स्टैंड पकड़ के खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो अगर बस ड्राइवर बस की सडनली एक्सीलेटर देगा या सडनली ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, तो सडनली हम क्या होते हैं, ऐसे खड़े हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जिसमें क्या होता है कि हमारी पैर की जो सरफेस है और बस की जो सरफेस है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यानी कि ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पैर तो एज इट इज रहेंगे, ओके। वो बस जैसे ही चलना स्टार्ट होती है, हमारे पैर भी वैसे चलना स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हमारे जो ऊपर का बॉडी का जो पार्ट है वो उसके लिए मना करता है, ठीक है, वो चल नहीं सकता, वो जाने के लिए मना करता है। तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमारे पैर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पैर है मार्कर, और ये सरफेस ऑफ बस है, तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या होता, बस चालू हो जाती, तो बस ऐसे चला जाता ऐसा, और हम एज इट इज वहीं पे रह जाते। ये बस की सरफेस है, बस चालू हो गई तो वो ऐसी चली जाती ऐसी, और हम एज इट इज वहीं पे रह जाते, तो हमें पूरी बस का जो पार्ट है पीछे का वो यहाँ पे लग जाता है ऐसे, जिसकी वजह से हम गिर भी सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट इमेजिनेशन है, क्योंकि सारी जगह पे फ्रिक्शन है ही, जिसकी वजह से हम खड़े रह सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन है जिसकी वजह से क्या है, हम बस की सरफेस के साथ जॉइंट है और खड़े हैं, सडनली वो ड्राइवर ब्रेक मारता है या फिर एक्सीलेटर देता है तो हम ऐसे हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या, पीछे की ओर से पहले पीछे की ओर जाते हैं और फिर आगे की ओर आते हैं। मतलब क्या, तो पहले तो हम इनर्शिया कंडीशन में खड़े हैं कि देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस इन चेंज, हम चेंज नहीं करना चाहते हमारी बॉडी मूवमेंट, ओके। तो जिसकी वजह से हमारी पैर जो है सरफेस के साथ जॉइंट है, जैसे बस चालू होती है हमारे पैर भी उसके सरफेस के साथ जाना चाहता है, लेकिन जो बॉडी का पार्ट है वो जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से हम ऐसा, हमारी मूवमेंट ऐसी हो जाती है। क्लियर? तो विच इज द रीजन फॉर दिस मूवमेंट इज इनर्शिया। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है आपको कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो ग्रेविटेशन की इफेक्ट जितना ही और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लगता है, विच इज नॉर्मल फोर्स, ओके। तो इन दिस टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज IMP फॉर 1 मार्क्स, और दिस इनर्शिया का एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो ऑब्जेक्टिव में आपको IMP है। सो अच्छे से लोग पढ़ लो, अपनी बुक्स में लिख लो और इसको समझ लो, ओके। थैंक यू।